ओके गाइस, लास्ट क्लास में अपन ने चालू करा था फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर अपन ने क्या क्या कर लिया था, मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूं। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, मीनिंग अपन ने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होती है, ठीक है, जिस पे आप फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है, जिस रेट पे आप INR को एक्सचेंज कर सकते हो फॉरेन करेंसी किसी भी करेंसी के मुकाबले, उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहा जाता है। ओके, उसके बाद अपन ने देखा दो तरीके के हमारे पास एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं, जिसका एक का नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम किसके हिसाब से चलता है? स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं कि किसके हिसाब से चलता है? गोल्ड के हिसाब से चलता है। इसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड चाहिए होता है, इसलिए इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे और कुछ एडवांटेजेस भी थे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। उसके बाद अपन ने देखा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि भैया जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट को डिसाइड करा जाएगा। किसके हिसाब से? डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। तो यहां पे एक्सचेंज रेट जो है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, वो मार्केट के कंट्रोल में है, जिसको अपन कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अब अपने सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे अपन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करें, कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसको कैसे डिटरमाइन करें। देखिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए हमें यहां पे डिमांड एंड सप्लाई के सोर्सेस को जानना पड़ेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई मिलेगा वहां पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी। तो अब इस एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करने के लिए समझना, आपके पास होना चाहिए डिमांड, कि आप कब कब डिमांड करेंगे, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि फॉरेन एक्सचेंज की आप कब डिमांड कर रहे हैं। और अपने को समझना पड़ेगा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दो चीजें हैं जो अब हमें समझनी पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है? डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब अपन बात करते हैं डिमांड के बारे में, तो देखिए डिमांड क्या करता है? प्राइस के हिसाब से चलता है। किसके हिसाब से चलती है डिमांड? प्राइस के हिसाब से। डिमांड चलता है प्राइस के हिसाब से, और आपको पता है डिमांड क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है प्राइस के, ठीक है। प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड कम, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड ज्यादा। ये अपने सामने एक है डिमांड कर्व, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस। लेट से प्राइस है 50, डिमांड है $10,000 की। 50 रुपए पे $10,000 डिमांड करे जा रहे हैं। इमेजिन करो कि अगर प्राइस बढ़ के 60 रुपए हो जाएगी डॉलर की, तो हो सकता है कि डिमांड सिर्फ $8,000 की रह जाए, और अगर प्राइस $40 रुपए रहेगी डॉलर की, तो डिमांड हो जाएगी $12,000। तो ये क्या है? ये एक डिमांड कर्व है। क्या है ये? डिमांड कर्व है, ठीक है, जो शो करता है कि एक सिंपल डिमांड कर्व है। इट्स अ वेरी सिंपल डिमांड कर्व, जो क्लास 11th के अंदर अपन ने स्टडी करा था, जो अपन ने डिमांड पढ़ा था। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिमांड जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था, उसी का थ्योरी लग रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। यहां पे डिमांड कर्व आपका क्या है? डिमांड कर्व, ठीक है, आप देख सकते हो नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व है। नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व आप देख सकते हो कि भैया यहां पे 50 रुपए का प्राइस है तो डिमांड है 10,000। अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या है? आपका डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई और प्राइस के बीच में याद करो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, लॉ ऑफ सप्लाई। क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। और ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है, इस वजह से ये ओरिजिन से जाता है। किससे जाता है? ओरिजिन से जाता है। मगर ये नेगेटिव रिलेशन शो करता है तो ये ऑपोजिट रहता है ओरिजिन के, और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है तो ये शो करता है कि भैया दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो, ये इस पॉइंट पे दोनों को शो कर रहा है। अगर ये प्राइस इंक्रीज हुई तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है, तो दोनों साथ में डिक्रीज हो जाएंगे। एक्स एक्सिस 0 एंड वाई एक्सिस आ गया। ये है आपका सप्लाई कर्व, ठीक है। अगर आपका प्राइस 100 था तो पहले सप्लाई थी 10 के,
ठीक है, अगर आपका प्राइस 50 था तो $10,000 की डिमांड हो रही थी, अगर 60 हो जाएगा तो शायद 8,000 ही बेचा जाएगा, और अगर 40 हो जाएगा तो ठीक है मैंने यहां पे आ जाएगा हाँ 12,000। तो देखिए अगर प्राइस 40 रह गया तो 8,000 सेल करने के लिए लोग तैयार है, क्योंकि सप्लाई कम कर देंगे। 50 हो गया तो 10,000, 60 हो गया तो 12,000। तो ये शो करता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि भाई इसमें तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा है। तुम कब माल बेचोगे? जब तुम्हें प्रॉफिट ज्यादा होगा। और तुम कब खरीदोगे? जब तुम्हें प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो खरीदार हमेशा क्या सोचता है? बायर हमेशा सोचता है, डिमांड करने वाला सोचता है जितना सस्ता मिलेगा उतना सस्ते पे मैं खरीदूंगा, उतना ज्यादा खरीदूंगा। मगर सप्लायर क्या सोचता है? जितना महंगे पे बिकेगा उतना ज्यादा बेचूंगा, जितना सस्ते पे बिकेगा उतना कम बेचूंगा। तो इसके बीच में क्या होता है कि अब सप्लाई और डिमांड को जहां पे इंटरसेक्ट करा देंगे ना अपन, वो अपनी बन जाएगी क्या? इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बन जाएगी? इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाएगी। तो वापस एक और बार अंडरस्टैंड करते हैं इसे। क्या बोला मैंने? यहां पे डिमांड है, यहां पे है सप्लाई कर्व, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या शो करता है कि प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। ऑन दी अदर हैंड सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई यहां पे एप्लीकेबल होता है कि प्राइस ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम, सप्लाई कम। तो प्राइस अगर बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम तो सप्लाई कम। अब दोनों अलग अलग पार्टीज हो गई। सप्लायर अलग चीज चला रहा है, डिमांड वाले अलग चीज चला रहे हैं यहां पे। अब इक्विलिब्रियम प्राइस कहां डिसाइड होगी? जहां पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो जाएगी। जहां पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो जाएगा तो उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे डिमांड एंड सप्लाई का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करते हैं तो ये तो हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई। जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई मीट कर जाएंगे, ठीक है, दिस इज योर सप्लाई कर्व एंड दिस इज योर डिमांड कर्व। ये आपका डिमांड कर्व हो गया। ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस ये पॉइंट है 50 रुपए और यहां पे है डिमांड 10,000 की। ये जो है ना ये तो है प्राइस। अब प्राइस तो दोनों की सेम रहेगी, ठीक है, और ये है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड दोनों। यहां पे डिमांड भी है और सप्लाई भी है, यहां पे डिमांड भी है और सप्लाई भी है। तो ये पॉइंट डिमांड एंड सप्लाई दोनों को शो करने की कोशिश करता है और ये पॉइंट से प्राइस को शो करने की कोशिश करता है, क्योंकि दोनों की प्राइस सेम होना जरूरी है। प्राइस पे दोनों की क्वांटिटी सेम हो गई, यानी कि जितना तुम मांग रहे हो मैं उस प्राइस पे उतना सप्लाई करने के लिए तैयार हूं, या जितना तुम सप्लाई कर रहे हो इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे मैं उतना खरीदने के लिए तैयार हूं। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इस तरीके से मार्केट के अंदर प्राइस को डिसाइड किया जाता है कि पहले डिमांड दिखाया, सप्लाई लिया और फिर दोनों को इंटरसेक्ट करा के इनकी प्राइस डिसाइड कर ली। अब समझो, अब हम वो देखने वाले हैं कंडीशंस जहां पे डिमांड होती है, कौन कौन सी चीजें डिमांड इंक्रीज करती है, कहां पे फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड किया जाता है और कहां पे फॉरेन एक्सचेंज को सप्लाई किया जाता है। तो वो देखते हैं, सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सोर्सेज ऑफ सप्लाई को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ करेंसी of each country in terms of other currency dependent upon the demand for and supply of their currency। तो वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होती है? डिमांड एंड सप्लाई पे। वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होती है? आप देख सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई पे वैल्यू डिपेंडेंट होती है। द थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज इज द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। वही तो समझाया मैंने, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई समझाया अभी मैंने आपको। क्या बोलता है थ्योरी ऑफ डिमांड? थ्योरी ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। मतलब देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस, और सप्लाई ज्यादा, प्राइस ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम, सप्लाई कम। तो देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी क्वांटिटी सप्लाइड एंड इट्स प्राइस। डन। अब देखिए, तो यहां पे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई चल रहा है। According to this theory, the rate of exchange of countries' currency is determined by the demand and supply of foreign exchange। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई से पे डिपेंड करता है। यहां पे सोर्सेज ऑफ डिमांड की बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ डिमांड, कहां कहां पे हम डिमांड कर रहे हैं, और यहां पे एग्जांपल के तौर पे करेंसी कौन सी लेंगे? यूएस डॉलर। देखेंगे जरा क्या क्या आएगा इसके अंदर। तो पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कॉजेज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। भाई पेमेंट करना है आपको फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है, हाँ भाई डॉलर्स में पेमेंट करना है, मतलब ये वो एरियाज हैं
जहां पे आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करने वाले हो। किसकी डिमांड करने वाले हो? फॉरेन एक्सचेंज की। तो फॉरेन एक्सचेंज की आप डिमांड कब कब करोगे? पहला पॉइंट, एग्जाम्पल्स हैं सब, ठीक है। टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, कहां से? फॉरेन कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। मतलब आसान भाषा में तुम्हें इंपोर्ट करना है गुड्स इंडिया के अंदर। क्या करना है? गुड्स इंपोर्ट करने इंडिया के अंदर। समझ गए क्या? ठीक है, एक दोस्त है, बाहर रहता है, फॉरेन में रहता है, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, उसको बोला आपने कि भाई आईफोन ला दे मेरे को। समझ आ गया क्या? उसने कहा ठीक है ला दूंगा, पैसा ट्रांसफर कर दे। अब आपने उसको पैसा ट्रांसफर कर दिया। आपने जब उसको पैसा ट्रांसफर किया तो देखो बात इतनी सी है, आप भेजोगे क्या? भेजोगे रुपीस में, मिलेंगे उसको डॉलर्स में। तो आपने मांगा, डिमांड किया यूएस डॉलर, क्योंकि अगर आप उसको पेमेंट देना चाहते तो किस में दोगे? डॉलर्स में दोगे। समझ आ गया क्या? तो क्या है? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, दूसरा क्या है? परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब इक्विटी शेयर्स। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे इंड मनी ऐप आता है, एक IND मनी ऐप है, उसके अंदर ना फॉरेन की कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हो, ठीक है। फॉरेन की कंपनी के शेयर्स मतलब जैसे अमेजॉन हो गया, ठीक है, अमेजॉन हो गया, इसके अलावा आपका जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, इन सब के आप शेयर्स वहां से परचेज कर सकते हो। कितने ही रुपए के खरीद सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। अब ये खरीदता है आपके लिए रुपीस में, बट एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट होता है वो तो डॉलर्स में होता है ना। तो डिमांड हो गई ना, यहाँ पे डिमांड कर लिया आपने। टू सेंड गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू अब्रॉड, अब किसी को गिफ्ट या ग्रांट भिजवाना है अब्रॉड में, तो पेमेंट तो अब्रॉड में यूएस डॉलर में होगा, मतलब जो करेंसी है उसी में होगा। टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये सेम बात हो गई है ना। यहां तो आपने सिर्फ एक आधा गुड मंगवाए, यहां पे आपका हो सकता है बिजनेस हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो जिन्होंने चाइना से खूब गुड्स खरीदे, खूब स्टॉक खरीदा चाइना से और इंडिया में बेचा है। समझ आ गया? नेक्स्ट आते टू मेक पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल लोन्स। इंटरनेशनल लोन लिया फॉरेन एक्सचेंज में, तो चुकाओगे भी किसमें? फॉरेन एक्सचेंज में। टू स्पेकुलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसीज, फॉरेन करेंसीज की वैल्यू में स्पेकुलेट करना। फॉरेन करेंसीज की वैल्यू में स्पेकुलेट करना मतलब सट्टा। जैसे शेयर्स में अपन करते हैं इन्वेस्टमेंट, वैसे आप डॉलर्स में क्या किसी भी फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, स्पेकुलेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, ठीक है, जहां पे आप ये स्पेकुलेशन का काम कर सकते हो। मिनिमम आपको बेट खेलनी पड़ती है $25 से, ठीक है, मिनिमम। जैसे मैंने आपको शायद बताया भी था कि वंस आई डन दिस थिंग, जिसमें मैंने $25 या $35 इन्वेस्ट करे थे, ठीक है, पूरे पैसे खत्म। मतलब आई इन्वेस्टेड 25 या $35, ठीक है, ₹1875 थे। अब देख लेना कितने होते हैं, शायद $25 ही होते हैं। $25 मैंने इन्वेस्ट करें और वो $25 के $0.5 रह गए थे। स्पेकुलेशन, ठीक है। टू अंडरस्टैंड फॉरेन टूर्स, टू अंडरटेक फॉरेन टूर्स, टूरिज्म के लिए भैया आप फॉरेन कंट्री में जाओगे, INR तो लेके जाओगे नहीं ना, क्योंकि गांधी जी सिर्फ इंडिया में चलते हैं, दूसरी कंट्रीज में तो नहीं चल पाएंगे। तो वहां के लिए आपको वहां की करेंसी लेनी पड़ेगी। वहां की करेंसी कहां से ले सकते? एयरपोर्ट से ले सकते हो, या फिर पहले आप किसी जो ट्रैवल एजेंट होते हैं उनसे ले लो, या अपने बैंक से ले लो, कहीं से भी ले सकते हो आप। तो डिमांड तो कर ली ना आपने फॉरेन एक्सचेंज की। नेक्स्ट आता है, दैट इज वाई डिमांड कर्व, दैट इज वाई डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज बिकम्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसीलिए वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, देखिए जरा, जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूं, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो अभी बनवाया मैंने, हो गया ना डाउनवर्ड स्लोपिंग। समझ आया कि रेट अगर 50 है तो क्वांटिटी 100 की डिमांड है, 60 हो गई तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, और रेट कम हो गई तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। डन, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। इसी तरीके से, ठीक है, अगर फॉरेन एक्सचेंज की रेट कम हो जाती है तो फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाता है तो इंपोर्ट्स चीपर हो जाएगा, बाहर घूमना चीपर हो जाएगा, तो आप ज्यादा डिमांड करोगे। और फॉरेन एक्सचेंज अगर महंगा हो जाएगा तो चीजें एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। समझ आ गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ सप्लाई। अब पैसा कहां से आएगा? तो जो ये पढ़ा है ना डिमांड, इसका एक बार उल्टा करो, ठीक है, तो वहां से पैसा अपने पास आ जाएगा। जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग दुनिया में एक्सपोर्ट्स करते हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है इसमें डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेनर्स हमारी कंपनी के क्या कर लेते हैं? बॉन्ड्स वगैरह परचेज कर लेते हैं, शेयर्स वगैरह परचेज कर लेते हैं। अरे भाई FDI, जैसे कि, ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो सऊदी अरब की कंपनी है सऊदी अरामको, ठीक है, उसने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है,
फेसबुक ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, आपने सुना होगा ना फेसबुक ने रिलायंस में इन्वेस्ट किए। इसके अलावा जैसे आपके ये जितने भी आपके फ्लिपकार्ट और ये जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज है ना, इन्होंने मेजर फंडिंग फॉरेन से उठा रखी है। तो ये सब एफडीआई होता है। क्या होता है? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय दी, ठीक है, नॉन रेसिडेंट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। अब एक बात बताओ, फॉरेन से लोग आए इंडिया में घूमने के लिए, इंडिया में घूमने के लिए आए तो वो गए, बोले वाओ ठीक है दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है आई वांट टू बाय दिस पेंटिंग, हाँ ले ले खरीद ले, अपने को तो क्या, अपन तो बेचने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। बोले कितने की है? बोले जस्ट 50,000 रुपीज, ठीक है। बोले ठीक है पैक करा दो। आगे के समझ में? हाँ नहीं, वो कौन सा थोड़ी 5-5 हज़ार की चीजें नहीं खरीदते वो, बाकी हम 5-5 हज़ार की चीजें उनको 50-50 में बेच देते हैं, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स वालों में यही होता है, ठीक है। समझ आया क्या? चलो, स्पेकुलेटिव परचेजेस बाय द नॉन रेसिडेंट इन दी डोमेस्टिक मार्केट, वो भी तो स्पेकुलेटिव परचेजेस कर सकते हैं ना, वो भी तो स्पेकुलेटिव परचेजेस कर सकते हैं ना। रेमिटेंसेस दैट इज गिफ्ट, जैसे अपन ने गिफ्ट भिजवाया, गिफ्ट अपने पास आया, हो सकता है आपकी बुआ जी वहां रहती हो बाहर फॉरेन में, ठीक है, बुआ जी मामा जी जो भी है, तो गिफ्ट वगैरह भिजवाते हैं, आते रहते हैं, ये तो चलता रहता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यही बोला था मैंने, क्योंकि सप्लाई का यहाँ पे लॉ सप्लाई लग रहा है, तो अगर क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि आप ज्यादा क्या करना चाहोगे, बेचना चाहोगे फॉरेन एक्सचेंज, ज्यादा सप्लाई करना चाहोगे, क्योंकि वो मार्केट में सस्ता, वो आपको ज्यादा कमाई दे रहा है, तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो आप ज्यादा सेल करोगे, क्योंकि उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। समझ आ गई क्या बात? भाई मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉलर 70 रुपीज में खरीद रखे थे, मार्केट में रेट चल रही है 82.78, हो सकता है अभी ऊपर नीचे हो गई हो, 82 मान लो, ठीक है, 12 रुपए पर डॉलर का फायदा हो रहा है मेरे को, मेरे पास 2000 डॉलर है, तो 12 इंटू 2000 24,000 का स्ट्रेट फॉरवर्ड फायदा हो गया। बेचू नहीं बेचू? बेच दो सर। समझ गए? यहीं पे रेट अगर गिर जाए तो क्या करने का? परचेज करने का। समझ गए? तो सबसे पहले तो सप्लाई अपन कब बढ़ाएंगे? जब प्राइस क्या हो जाएगी, जब प्राइस ठीक है क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो अपन बेच देंगे, और कम हो जाएगी तो बेचेंगे नहीं, रोक देंगे। समझ आ गया? अगर सप्लाई कर्व देखा जाए तो दिस इज योर सप्लाई कर्व, और मैंने ऐसा सप्लाई कर्व आपको ऑलरेडी बना के दिखा दिया था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, जहां पे इनकी डिमांड एंड सप्लाई मीट कर जाती है, वो क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों मीट कर जाती है, इक्वल हो जाती है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। इसके साथ ये टॉपिक हो जाता है खत्म, ठीक है। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट अपन देख चुके हैं कि कैसे यहां पे डिसाइड होती है प्राइस। चलिए नया टॉपिक चालू करेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंज इन एक्सचेंज रेट, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, इसको कहते हैं चेंज इन एक्सचेंज रेट, कि डेप्रिसिएशन कैसे हो रहा है, एप्रिसिएशन कैसे हो रहा है। तो सुनिए भाई, अभी हो क्या रहा है, यूएस डॉलर कितने का है आज की डेट में, 82 रुपीज का। साल भर पहले की रेट उठा के देख लो, इट वॉज 76, साल भर पहले उठा के देख लो, इट वॉज 76 अराउंड 76 77 था ये, उठा के देख लेना रेट, इतना ही था। एक साल के अंदर अंदर डॉलर कितना हो गया, डॉलर हो गया 82 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है, एक साल में डॉलर 76 से 82 हो गया, तो एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी है कि डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी है? दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। इसका मतलब इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, इसकी वैल्यू कम हो गई, और डॉलर क्या कर गया हमारे मुकाबले, एप्रिशिएट कर गया। तो दिस इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हैं, लेट्स से यूरो की बात करते हैं, तो यूरो पहले चल रहा था लेट्स से 90 100 का, अभी चल रहा है 80 रुपए का, ठीक है। तो 100 से 80, तो इसको कहेंगे क्या, एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। एप्रिशिएट कर गया ना इंडियन करेंसी। भाई पहले 1 यूरो खरीदने के लिए 100 रुपए चाहिए था, अभी 1 यूरो खरीदने के लिए 80 रुपए चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो कितना हो गया, एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। समझ आ गया? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपका एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन पे ऐसा ही कोई सिचुएशन बना के देगा और आपसे पूछेगा कि भाई ये एप्रिसिएशन है कि डेप्रिसिएशन है, कौन सी करेंसी का देख लेना। समझ आ गया? ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी मतलब इंक्रीज इन द डिमांड फॉर यूएस इन इंडिया। यूएस डॉलर की अगर आप डिमांड करोगे ना इंडिया के अंदर, तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, इंडिया के अंदर डिमांड बढ़ेगी यूएस डॉलर की, तो यूएस करेंसी इंडिया के अंदर महंगी होगी, इससे इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। और अगर डिमांड इंडिया में यूएस डॉलर की क्या हो जाए, कम हो जाए, तो यूएस डॉलर क्या हो जाएगा, सस्ता, यानी कि इंडियन करेंसी अप्रिशिएट और यूएस करेंसी
डेप्रिशिएट। समझ आ गए क्या? ठीक है भाई, तो अब देखिएगा जरा, ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है। अब लोगों ने क्या करा, लोगों ने डॉलर्स खरीदना, मान लो डॉलर्स की डिमांड बढ़ा दी, तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन सर, डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर की प्राइस भी बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर की प्राइस भी बढ़ेगी, तो यही होगा ना, प्राइस भी बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है उसका इफेक्ट क्या आएगा, प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए? क्योंकि आपने डिमांड बढ़ा दी तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, प्राइस भी बढ़ जाएगी। और ऑन द अदर हैंड अगर यूएस डॉलर का अल्टीमेटली क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है, ये डिमांड कर्व है इसका, ठीक है, लेट से इसकी डिमांड क्या हो गई इंडिया के अंदर, कम हो गई, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिमांड कम होने से इसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आई बात? डिमांड कम होने से क्या हो जाएगा, प्राइस भी कम हो जाएगा। सो ऐसे इधर से डिमांड कम, इधर से प्राइस कम। हाँ, तो इनवर्स रिलेशनशिप है तो सही, मगर मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं वो तो देखो आप, मैं डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। आप सोचो डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड किसको फोर्स करेगी पुश करने के लिए, किसको पुश करेगी, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस के इफेक्ट से मत देखो उसको, इसको डिमांड के इफेक्ट से सोचो। भाई अपन प्राइस के इफेक्ट से तो समझ गए कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी तो लोग अपने आप ज्यादा डिमांड करेंगे। दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ डिमांड। बट इमेजिन करो कि अगर डिमांड इंक्रीज हो गई, प्राइस नहीं, प्राइस को भूल जाओ एक बार, सेम प्राइस है, सेम प्राइस होते हुए डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या होगा, तो डिमांड इंक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस को पुश करेगी अप आने के लिए। समझ गए क्या? और सेम प्राइस पे अगर डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस को पुश करेगी डाउन जाने के लिए। समझ आई बात? ठीक है, किसको पुश करेगी, पुश करेगी प्राइस को कि तो कम हो जाए, क्योंकि डिमांड कम हो गई। आई बात समझ में? तो क्या बोलता है, ये बोलता है यहां पे, अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये था आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व, दिस इज योर ओरिजिनल डिमांड कर्व, ठीक है, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व था, ये आपका सप्लाई कर्व जा रहा है ऑलरेडी। अगर क्या होता है, अगर क्वांटिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, पहले आप क्वांटिटी पे फोकस करो, किस पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस करो, कि अगर आप ज्यादा डिमांड करने लग जाते हो तो वो तभी ज्यादा सप्लाई करेगा जब ज्यादा प्राइस मिलेगी, वो बेचेगा ही नहीं। सामने वाला सप्लाई भी तो करने के लिए तैयार होना चाहिए ना, वो बेचेगा ही नहीं, वो बेचेगा महंगे पे, बोले अच्छा ज्यादा खरीदना है, ज्यादा तो महंगे पे मिलेगा, तो ज्यादा महंगे पे मिलेगा तो अल्टीमेटली इट आल्सो रेज दी प्राइस, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे आप सोचो, प्राइस इज नॉट द फैक्टर, अदर फैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो अगर आप याद करने की कोशिश करो तो लॉ ऑफ डिमांड अपन ने पढ़ा था, जो कि चलता है प्राइस की वजह से, बट अदर फैक्टर्स की वजह से भी तो डिमांड अफेक्ट होती है। तो ये अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड अफेक्ट हो रही है। जैसे अचानक से, मैंने एग्जांपल क्या दिया, सरकार को, गवर्नमेंट को बहुत सारा लोन चुकाना है, बताया था मैंने आपको। तो गवर्नमेंट को अगर लोन चुकाना है तो उसके लिए एकदम से डॉलर्स चाहिए, एकदम से डिमांड बढ़ गई, एकदम से डिमांड बढ़ गई तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अदर फैक्टर्स के अंदर काउंट होता है। और सेम केस, सेम वेज आपका क्या हो जाता है, एप्रिसिएशन के साथ डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, कि अगर मान लो अचानक से हमें पैसे की जरूरत है, अचानक से फॉरेन से बहुत सारा फंड हमारे पास आ गया, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। समझ आ गया क्या? इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट्स, बताइए क्या इफेक्ट आएगा एक्सपोर्ट्स के ऊपर। सर अगर डॉलर महंगा होता है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे हमारे, क्योंकि कंपैरेटिवली इंडिया में प्रोडक्ट्स उनको सस्ते मिलेंगे, तो ये क्या कर देगा, आपके एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर देगा। समझ आ गया? किसको इंक्रीज कर देगा? ठीक है, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर देगा। तो क्या लिखा है इसमें, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस अ फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में हमारी करेंसी हो गई सस्ती। इट मींस दैट $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीस, $1 के बदले आपको ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स
more of goods can be purchased from India. It means export to USA have become cheaper. They may result in increase in export to USA. आप मस्त एक्सपोर्ट करोगे यूएसए के अंदर. समझ आ गया क्या? ये इफेक्ट है किसका? डेप्रिसिएशन का. अब एप्रिसिएशन से अपन नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे. ठीक है? ऑलराइट, एप्रिसिएशन वैसे तो मैंने समझा दिया, बट वील स्टडी फ्रॉम नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका. थैंक यू.